एक ऐसी कहानी, एक ऐसा शहर जिसका राजा जहां से भी गुजरता था वहां सोने की कीमत गिर जाती थी। 300 साल तक फलता फूलता प्राचीन शहर टिम्बकटू एक दिन रेत की चादर के नीचे दफन हो गया। आखिर यहाँ की किताबों में क्या खास था जिन्हें सोने में तोला जाता था? इसका खजाना कहाँ गया? साथ ही साथ हम राजा की चर्चित कहानियां आज यहाँ पर जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ गौरी। कारा न्यूज के नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। खबर एंटरटेनमेंट की में आज हम हट के कहानियों के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा शहर जिसका राजा जहां से भी गुजरता था वहां सोने की कीमत गिर जाती थी। 300 साल तक फलता फूलता प्राचीन शहर टिम्बकटू एक दिन रेत की चादर के नीचे दफन हो गया। आखिर यहाँ की किताबों में क्या खास था जिन्हें सोने में तोला जाता था? इसका खजाना कहाँ गया? साथ ही साथ हम राजा की चर्चित कहानियां आज यहाँ पर जानेंगे। कहानी शुरू होने से पहले होशनुमानी रामपुरी का ये शेर तो आप सभी ने सुना होगा, जिस्म तो खाक है और खाक में मिल जाएगा, मैं बहरहाल किताबों में मिलूंगा तुमको। आज की हमारी कहानी भी खाक और किताबों से ही जुड़ी है। अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, 94 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला रेत का समंदर जो बड़े बड़े शहरों को निगल गया। यही रात के सन्नाटे में कुछ लोग बक्सा लिए एक सुनसान गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। बक्से में एक खास खजाना था जिसे वो अपनी जान पर खेलकर सुरक्षित कर रहे थे। आखिर वो गुफा तक पहुंचते हैं और बक्से को छुपा देते हैं। लेकिन इस बक्से में सोना चांदी या जवाहरात नहीं थे, इनमें थी किताबें जिनमें छिपे थे कई राज जिनकी कीमत सोने से तोली जाती थी। ये थी प्राचीन शहर टिम्बकटू की खास किताबें। वैसे किताबों का नाम सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? एक आध गाने में इसका जिक्र, हॉलीवुड फिल्मों की हिंदी डबिंग में जुमलों में भी टिम्बकटू खूब सुनाई देता है। नाम ऐसा है कि इसके साथ मस्करी को ही जोड़ा जाता है। टिम्बकटू शब्द अपने आप में एक जुमला सा लगता है, पर अगर हम आपको बताएं टिम्बकटू एक प्राचीन शहर था या कहे दुनिया के सबसे समृद्ध शहरों में था जहाँ किताबों का खास महत्व था। इतना कि दहेज में किताबें दी जाती थी। इसे लेकर सूडान में एक कहावत भी थी, नमक उत्तर से आता है, सोना दक्षिण से, लेकिन ज्ञान का खजाना केवल टिम्बकटू में ही मिलता है। लेकिन 300 साल तक फलता फूलता ये प्राचीन शहर एक दिन रेत की चादर के नीचे दफन हो गया। तो समझते हैं कहाँ गया ये प्राचीन टिम्बकटू शहर? आखिर यहाँ की किताबों में क्या खास था जिन्हें सोने में तोला जाता था? और यहाँ की लाइब्रेरी को किसने तबाह किया? अफ्रीका में नाइजर नदी से कुछ दूर रेगिस्तान के गर्भ में बसा नमक और गुलामों के व्यापार से जुड़ा एक शहर आखिर ज्ञान का केंद्र कैसे बना, जहाँ भारत समेत तमाम देशों से किताबों को जमा किया गया था? जानते हैं ये शहर कैसे बसा, कैसे बेहद अमीर बना, आखिर यहाँ की किताबों को क्यों तबाह किया गया? सब जानते हैं एक एक करके टिम्बकटू की कहानी में। आज के माली में मौजूद प्राचीन टिम्बकटू शहर नाइजर नदी से कुछ 20 किलोमीटर दूर मौजूद था, जिसे तुआरेग कबीलाई लोगों ने बसाया था। मान्यताओं के मुताबिक टिम्बकटू का नाम एक बूढ़ी महिला के नाम पर पड़ा, जिसे तुआरेग लोग यहाँ एक कैंप की निगरानी के लिए छोड़ गए थे। वैसे तो महिला के अलग अलग नाम बताए जाते हैं, मसलन टोम्बोअदू, टिम्बकटू या बकटू। इसके माने बताए जाते हैं बड़ी कमर वाली महिला। एक धड़ा मानता है कि इन्हीं पर टिम्बकटू का नाम पड़ा। खैर, शहर का नाम कैसे भी पड़ा हो, शुरुआत में तो यहाँ बसावट और इंसानी बस्ती भर थी, ना कि कोई विशाल शहर। लेकिन ईसा से कुछ 1100 साल बाद व्यापार के दो अहम रास्तों के बीच होने के चलते ये बेहद अमीर हो गया। एक तरफ था अफ्रीकी महाद्वीप के दुर्गम इलाकों से सोना लाने वाला रास्ता, जो कि नमक का कारोबार करने वाले रास्ते से टिम्बकटू में मिलता था। यहाँ कई कारवा के लाए सोने और नमक की अदला बदली होती थी। वही गुलाम और हाथीदार जैसी चीजें भी बेची जाती थी, जिसके चलते साल 1300 तक टिम्बकटू में खूब पैसा आने लगा। यहाँ तक कि यूरोप में अफवाह फैलने लगी थी कि टिम्बकटू में अथाह दौलत है। इससे जुड़ी एक कहानी माली के राजा मसा मूसा की भी चलती है। कहा जाता है कि साल 1324 में वो मक्का की यात्रा पर गए थे। उसके साथ करीब 60,000 गुलाम भी थे, नौकर चाकर भी थे, और इतना सोना था कि इस दौरान मिस्र के कायरो में सोने की कीमत गिर गई। जैसा कि हम जानते ही हैं, अगर कोई चीज कहीं बहुत मात्रा में मिलने लगे तो उसकी कीमत गिर जाती है। अरब खोजी यात्रा इब्न बतूता जब गधे पर सवार होकर दुनिया की यात्रा पर निकले, तब उसने भी इस शहर का दीदार किया।
बतूता ने इस शहर का ऐसा बखान किया कि यूरोपीय उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एक तरफ जहां यूरोपीय लोग बर्फ, ठंड और प्लेग से जूझ रहे थे, वो सोने से लदी टिम्बकटू की गलियों की सिर्फ कल्पना ही कर सकते थे। दक्षिण सहारा में छिपा ये शहर किसी सपने से कम नहीं था, लेकिन सोने से ज्यादा इसे पहचान किताबों ने दी। वो सिलसिला ऐसे शुरू होता है। दौलत आने के बाद माली के राजाओं ने यहाँ तमाम शिक्षा के केंद्र बनवाए। मसा मूसा के शासन में यहाँ कई इमारतें बनवाई गई थी, शिक्षा के केंद्र बनवाए गए। वही माना जाता है कि दजिंगुरुबेर और संकोर मस्जिद भी इस वक्त बनाई गई थी। ये मस्जिदें ईंटों और मिट्टी से बनी थी और अपने समय में कुछ 25,000 लोग यहाँ तालीम लेते थे, जिसके बाद ये शहर इस्लामिक शिक्षाओं और संस्कृति का बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ दुनिया भर के विद्वान आते थे। हालांकि यहाँ का स्वर्णिम काल सांघाई साम्राज्य के समय में आया था। शिक्षा शहर के केंद्र में आ गई। इस्लामिक शिक्षा से इतर यहाँ खगोल, गणित, चिकित्सा और कानून की भी पढ़ाई होती थी। वेनिस से यहाँ कागज आता था, जिसमें यहाँ के स्थानीय पौधों और मिनरल्स का इस्तेमाल करके अरबी और स्थानीय भाषाओं में तमाम विषयों पर लिखा जाता था, जिनमें ग्रहों की गति से लेकर दर्शन शास्त्र और काव्य की भी बातें शामिल थी। धीरे धीरे यहाँ ज्ञान का भंडार होने लगा था। किताबों को यहाँ के लोग खास महत्व देते थे। कहानियां यहाँ तक चली गई थी कि यहाँ किताबें पैसे की तरह भी इस्तेमाल की जाती हैं, सोने में भी तोली जाती है। किसी परिवार की रईसी उसकी किताबों और लाइब्रेरी से मापी जाती थी। वही दहेज में किताबों का लेन देन भी होता था। सुंदर कैलीग्राफी और डिजाइन से सजी ये किताबें दुनिया भर के रईसों में खास मांग रखती थी। यही एक जाने माने विद्वान थे अहमद बाबा, जो यहाँ के सबसे जाने माने विद्वानों में से थे। सूडान का गर्व कहे जाने वाले अहमद बेहतरीन लेखक थे। इन्होंने कुछ 40 किताबें लिखी थी। माना जाता है कि इनकी खुद की लाइब्रेरी में हजारों किताबें थी। वहीं आपको बता दे, ये वो दौर था जब औसत यूरोपीय 100 से ज्यादा किताबें रखने की कल्पना करने से भी डरता था। बाद में टिम्बकटू में इनके नाम से कई लाइब्रेरी भी बनाई गई, जिसे अहमद बाबा इंस्टीट्यूट नाम दिया गया था। इसके बाद यहाँ हमलवारों और चोरी से कुल मिलाकर कुछ 18,000 प्राचीन पांडुलिपियां बच पाई, जिन्हें संजो कर रखा गया। लेकिन फिर एक समय में ज्ञान के स्वर्णिम केंद्र का पतन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में किताबें खो गई। साल 1591 में मोरक्को की सेनाओं ने टिम्बकटू पर हमला किया और इसे कब्जे में ले लिया। मोरक्को की फौज ने अहमद बाबा समेत तमाम विद्वानों को कैद कर लिया था। उनकी लाइब्रेरीज को भी तबाह कर दिया। इतिहासकार एलिजाबेथ कॉक्स बताती है कि 18वीं सदी में यहाँ सूफीवादियों का कब्जा हुआ, जिन्होंने तमाम गैर मजहबी किताबों को जलाया और तबाह कर दिया। इसके बाद 1894 में फ्रेंच यहाँ कब्जा करते हैं। लाखों पांडुलिपियां और किताबें यहाँ से चुरा ली जाती है। फ्रेंच यहाँ की आधिकारिक भाषा बन जाती है। आने वाली पीढ़ी यहाँ की प्राचीन किताबों को पढ़ने तक से वंचित रह जाती है। हालांकि पढ़ने की परंपरा यहाँ के कई परिवार तब भी नहीं भूले। कुछ परिवारों ने खुफिया लाइब्रेरी बनाई या फिर किताबें ही छिपा दी। आम नागरिकों ने सदियों तक इनकी रक्षा की। यहाँ तक कि गरीबी और भूखमरी में भी लोगों ने किताबें का सौदा नहीं किया। वही सालों तक आम लोगों ने इस छिपे खजाने की सुरक्षा की। पर समय के साथ या तो ये मौसम की मार के चलते तबाह हो गई, या फिर ये उस दौर की तमाम कहानियों और ज्ञान को अपने गर्भ में छिपा ले गई। आज भी गुफाओं और जमीन के नीचे खोजे जाने के इंतजार में ये दबी है। और भी हटके कहानियों के साथ मैं जल्द ही लौटती हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए कारा न्यूज़ मेरे साथ।